अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लेसन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो भी समझ में आई होगी, जो सारे लेसन्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो इसमें हम लोग डिफ़ाइन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने अपनी राइटिंग को इस तरह से लिखना है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे रीडर को समझ आ जाए, उसको पता चल जाए कि हमारी राइटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। उसके बाद इसकी आउटलाइन देखते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न टू आइडेंटिफाई द टास्क। इसमें आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं टास्क। अब वो टास्क कौन से हैं, रीडर से रिलेटेड टास्क हैं, वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। टेल हाउ यू वांट टू चेंज द रीडर्स एटीट्यूड। इसमें आपने जो रीडर का एटीट्यूड है वो आपने चेंज करना है। लर्न योर रीडर्स इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, लर्न द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स, fill in the sample worksheet that should be kept in mind when defining objectives. Learn the importance of appropriateness in business and technical communication. ये जो 4 से पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके टास्क हैं जो आपने इस लेसन में, इस चैप्टर में सीखने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द टास्क यू विल हेल्प योर रीडर परफॉर्म वेल दे रीड। तो इसमें आपका जो है क्या आता है, बेसिकली आपने अपने रीडर को डिस्क्राइब करवाना होता है कि आपका पर्पस क्या है, जो राइट आप कर रहे हो, जो राइटिंग आप लिख रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डिफ़ाइन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। रीडर्स परफॉर्म टास्क ऑफ लोकेटिंग, understanding and using information in many ways depending on the situation. रीडर्स जो हैं वो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, वो जो भी कुछ करता है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करता है, अपने अकॉर्डिंग करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि आयशा एन इंजीनियर, तो इट्स मीन कि जो इंजीनियर है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूज़ करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा। जो इसी तरह का जो बिज़नेस से रिलेटेड पर्सन है वो अपनी जो है इन्फॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा और परफॉर्म भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है। टू मेक योर राइटिंग रीडर सेंटर्ड यू शुड। अब आपने अपनी राइटिंग जो है वो क्या आइडेंटिफाई करना है अपने रीडर को, वो देखते हैं। 3 तरह के यहाँ पे पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस योर रीडर्स विल आस्क। आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले वो सवाल जो रीडर ने आपसे पूछे हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। आपने उन आंसर्स को उन सवालों के आंसर्स देने हैं जो सवाल आपसे रीडर जो है वो पूछ रहा है। थर्ड पे आइडेंटिफाई द वेज इन विच योर रीडर्स विल यूज़ योर आंसर। आपके जो रीडर ने आंसर्स को यूज़ किया है, आपने उसको उस वेज को भी आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद गाइडलाइन 2 है, टेल हाउ यू वांट टू अल्टर दी रीडर्स एटीट्यूड। आप अपने रीडर का जो एटीट्यूड है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। चेंज इसी तरह से हो सकता है कि आपने जो अपनी कम्युनिकेशन है, जो अपनी राइटिंग है, उसको इस तरह से इफेक्टिव बनाना है, इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के सेंटेंसेस को डिफ़ाइन करना है, डिस्क्राइब करना है अपने ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपकी रीडर्स का एटीट्यूड है वो आपकी तरफ से पॉजिटिव हो सकता है। जब आप इस तरह के पॉजिटिव वे को शो करेंगे अपनी राइटिंग में, तो आपका जो रीडर का एटीट्यूड है वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। गाइडलाइन 3 है, आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमने बेसिकली रीडर्स की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, क्वालिटीज़ देखनी है। तो वो हमारे जो रीडर के 3 रोल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। क्या वो डिसीजन मेकर है, एडवाइज़र है, इम्प्लीमेंटर्स है। तो वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स को। डिसीजन मेकर, अब डिसीजन मेकर क्या होता है, जो डिसीजन करता है हर बात का, हर इंफॉर्मेशन जो राइट आपने किया है वो उसका डिसीजन मेकर है। ठीक है, आप कुछ भी राइटिंग कर रहे हो वो डिसीजन है, वो डिसीजन बनाता है। तो वो इस तरह का जो पर्सन होगा उसको हम डिसीजन मेकर कहेंगे। अब जो आपका रीडर है, क्या वो डिसीजन मेकर है, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए पहले से। क्या वो एडवाइज़र है, एडवाइज़र मीन्स जो एडवाइस करता है आपको हर चीज़ से रिलेटेड। आपने कुछ राइट किया है, आपको एडवाइस करेगा, उस तरह के पर्सन को हम एडवाइज़र कहते हैं। क्या वो एडवाइज़र है। इम्प्लीमेंटर्स, इम्प्लीमेंटर्स मीन्स कि क्या वो जो आपने डिसीजन बनाया है वो उसके साथ एग्री करता है। ठीक है, इस तरह का जो पर्सन होगा उसको हम इम्प्लीमेंटर कहेंगे।
जो आपका रीडर है वो एडवाइज़र है, डिसीजन मेकर है, इम्प्लीमेंटर है, वो एग्री करता है आपके डिसीजंस के साथ या नहीं। तो यहाँ पे फैमिलैरिटी विद योर टॉपिक, आपकी फैमिलैरिटी कितनी है, आपकी क्लोजनेस कितनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड। कुछ भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, आपकी जो क्लोजनेस है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उस टॉपिक से रिलेटेड कितना जानते हैं, आपको चीज़ों का पता है, आइडिया है, इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उसकी आपको खुद भी नॉलेज है, वो खुद भी आपको समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है। प्रिफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्टाइल आता है, आप किस तरह के स्टाइल को चूज़ कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप टेबल्स को यूज़ कर रहे हैं, ग्राफ्स को यूज़ कर रहे हैं, चार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी आप कम्युनिकेशन स्टाइल में आ जाएगा आपका। आप अपनी राइटिंग में टेबल्स को यूज़ करते हैं, ग्राफ्स को यूज़ करते हैं, चार्ट्स को यूज़ करते हैं, ताकि आगे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट पर्सन को, आपकी रीडर को जो है वो समझ में आ जाए उसका मीनिंग। स्पेशल फैक्टर्स में क्या होता है कि ईच रीडर इज़ यूनिक। अब हर जो रीडर है वो यूनिक है। ठीक है, आपने उसको, हर जो रीडर है उसको इक्वली लेके चलना है। ये नहीं कि आप एक रीडर को कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सेकंड रीडर को आपने दूसरी या थोड़ी लेस अमाउंट पे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हर जो रीडर है वो यूनिक है, आपने उसका माइंड को समझने की कोशिश करनी है कि उसको कितनी लिमिट तक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारे सवालों के आंसर्स आपको रीडर से रिलेटेड आने चाहिए, तभी आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो शेयर करना है अपनी राइटिंग में। गाइडलाइन 4 है, लर्न द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। अब इसमें आपका क्या है कि आपकी टाइप्स आती हैं, आपके पॉसिबल रीडर्स आते हैं। कौन कौन से आपके पॉसिबल रीडर्स हो सकते हैं, वो 3 तरह के हैं। पैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स, कॉम्प्लेक्स रीडर्स। तो सबसे पहले पैंटम रीडर है, जो अननेम्ड रीडर है, जिसका कोई नाम नहीं पता, आप जिसके बारे में जानते नहीं हैं। ठीक है, उसको हम पैंटम रीडर कहते हैं। दीज रियल बट अननेम्ड रीडर होते हैं जिनका नाम आपको नहीं पता। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप लिख रहे हो डिसीजन मेकर के लिए, लेकिन आपकी जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो जो मटेरियल है वो आपका किसके पास हो गया, एडवाइज़र के पास हो गया। ठीक है, तो वो जो एडवाइज़र है वो आपका पैंटम रीडर होगा, क्योंकि वो अननेम्ड है, आपको नहीं पता, आप उसके बारे में नहीं जानते कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किसने पास किया है, या वो उसके पास है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर रीडर है। फ्यूचर रीडर वो होता है जो आपकी राइटिंग को फ्यूचर में यूज़ करता है, फ्यूचर में अंडरस्टैंड करता है, रीड करता है। दीज रीडर हु विल रीडिंग योर डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर आर योर फ्यूचर रीडर्स। कॉम्प्लेक्स रीडर क्या होता है, जो आपके बैकग्राउंड के बारे में हर ईच एंड एवरीथिंग जानते हैं। ठीक है, उसको हर चीज़ के बारे में आपकी पता है। कॉम्प्लेक्स रीडर वो होते हैं। गाइडलाइन 5, फिल इन द सैम्पल वर्कशीट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें अब आपने कैसे अपने डिफ़ाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को, कि आपकी जो मकसद क्या है आपकी राइटिंग का, बेसिकली आपने अपनी डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हो, वो एक सैम्पल है आपके पास। इसमें ओवरऑल पर्पस आपको जो है वो ओवरऑल पर्पस खुद को पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या चीज़ राइट कर रहे हो। व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू राइट, व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर, आपने सेकंड पर्सन से क्या आउटकम की उम्मीद लगाई हुई है कि आपको ये पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, नेगेटिव रिस्पांस मिल सकता है। आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका खुद का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि आप कोई राइट कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपनी रीडर को शो करोगे, उनको बता सकोगे, उनको डिफ़ाइन कर सकोगे। सेकंड पे रीडर्स प्रोफाइल, रीडर की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए कि हु इज़ द प्राइमरी रीडर, व्हाट इज़ द रीडर्स रिलेशनशिप टू यू, डज योर रीडर हैव सर्टेन कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, हाउ फैमिलियर इज़ द रीडर विद योर स्पेशलिटी। तो ये सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, आपको रीडर की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी अपनी राइटिंग करने से पहले। ये सारे सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड,
रीडर्स की जो नीड है इन्फॉर्मेशन की वो आपको पता होनी चाहिए कि उसको कितनी नीड है, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कितनी ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, और उसको लेंथ की कितनी ज़रूरत है, उसको लॉन्ग मटेरियल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी ज़रूरत इन्फॉर्मेशन की आपको पता होनी चाहिए। रीडर्स यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, रीडर जो हैं वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हैं, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द रीडर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन रीडर के साथ वो उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, ठीक है, और कहाँ पे करता है, ये सारी चीज़ें आपको रीडर से रिलेटेड कि बेसिकली रीडर से रिलेटेड हमें हर चीज़ जो अपना ऑडियंस है उससे रिलेटेड हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। रीडर्स एटीट्यूड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें रीडर का एटीट्यूड भी पता होना चाहिए कि वो किस माइंड का बंदा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो किस तरह से सोचता है, हमारे राइटिंग से रिलेटेड हमें उसका एटीट्यूड भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैम्पल दिया है कि आपने जो सवाल आपसे पहले जो ऊपर पूछे गए हैं उसके यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं, आप इसका जो एग्जाम्पल के तौर पे इनको पढ़ सकते हैं या इसको एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं अपने पेपर्स के लिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है ऊपर वो यहाँ पे सॉल्व की गई है। उसके बाद रिवीजन है ये गाइडलाइन 5 की अगेन, कि यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर बताए थे रीडर के रोल, डिसीजन मेकर है, एडवाइज़र है, इम्प्लीमेंटर्स है, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द रीडर्स बाय टाइप, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा रीडर है वो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं स्टाइल गाइडलाइंस की तरफ, आप अपनी राइटिंग को किस तरह से प्रोफेशनल वे में लिख सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं उसको, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, हमसे शेयर किया गया कि आप अपनी राइटिंग को किस तरह प्रोफेशनल बना सकते हैं। पेज फॉर्मेट में हमारा क्या आता है, टाइटल पेज आता है, सैम्पल पेज आता है विद हेडर्स और फुटर्स। पेज फॉर्मेट में हमारा जो टाइटल पेज होता है उस पर हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट लिखे होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ लिस्ट को अरेंज किया होता है, ठीक है, वो हमारा टाइटल पेज में आता है, हमारा टॉपिक लिखा होता है, हमने हर एक चीज़ जो है वो जो टॉपिक से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं वो हमने टाइटल पेज पे लिखी होती है। नंबरिंग सिस्टम, जिसमें हमने सेक्शंस बनाए होते हैं, लाइन वाइज लाइन हमने स्ट्रक्चर बनाया होता है अपनी राइटिंग का। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, हेडिंग्स मीन्स कि हमने एक टॉप पे इस टॉपिक का नाम लिखा होता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके आगे हम लोगों ने सब हेडिंग्स बनाई होती हैं, 1 2 3 4, मतलब डिफरेंट टाइप्स की हमने सब हेडिंग्स बनाई होती हैं अपना वर्क जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए। ग्राफिक्स, एलिमेंट्स, यूसेज, पंक्चुएशन एंड मैकेनिक्स, डॉक्यूमेंट पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने वन बाय वन करके जो है वो अपनी राइटिंग में यूज़ करनी है ताकि हमारी जो राइटिंग है वो प्रोफेशनल लगे। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आप यूज़ करेंगे जब आपकी राइटिंग में, तो आपकी जो राइटिंग है वो डेफिनेटली प्रोफेशनल लगेगी, ठीक है। ये आपके कुछ यहाँ पे ट्रिक्स थे अपनी राइटिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए। लेसन नंबर 7 की तरफ आते हैं जिसमें हम एक्यूरेसी पढ़ेंगे, क्लैरिटी पढ़ेंगे, कंसाइजनेस पढ़ेंगे एंड कोहेरेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये जो 7 चैप्टर है यहाँ से 7 C's बेसिकली स्टार्ट हो गए हैं कि हम अपने 7 C's को अपनी राइटिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं। आउटलाइन यहाँ पे देखते हैं जिसमें हम एक्यूरेसी पढ़ेंगे, क्लैरिटी पढ़ेंगे, कंसाइजनेस पढ़ेंगे, कोहेरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ऑफ इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला है एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट, अप्रोप्रिएट। तो बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, हमने कम्युनिकेशन में इनको यूज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है और इनको अचीव करना भी डिफ़िकल्ट होता है। हर बंदा जो है वो इनको अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। किसी के पास क्लियरनेस की एबिलिटी है, किसी के पास एक्यूरेसी की एबिलिटी है, हर बंदा जो है, हर किसी के पर्सन के पास ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स होना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है और इनको अचीव करना भी डिफ़िकल्ट होता है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में बात की गई है। व्हाट इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी मीन्स कि आपका जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, जो भी आपने यूज़
यूज़ किया अपनी राइटिंग में, पैराग्राफ्स को यूज़ किया है, जो पंक्चुएशन, ग्रामर, जो भी ईच एंड एवरीथिंग आपका जो है वो एक्यूरेट हो, वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। आपका जो वर्ड्स है बिल्कुल एक्यूरेट हो, उनमें कोई भी मिसिंग चीज़ ना हो, आपने एग्जैक्ट वर्ड को चूज़ किया हो। तो यहाँ पे ट्रुथ और फैक्ट को चूज़ किया हो। आपकी जो राइटिंग है उसमें ट्रुथ नज़र आना चाहिए, फेक नहीं लगना चाहिए, फैक्ट और लॉजिकल लगे आपकी जो राइटिंग है, ठीक है। यहाँ पे 3 एक्सपेक्ट बताए हैं, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी है, टेक्निकल एक्यूरेसी है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है, जिसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन अप्रोप्रिएट डिटेल, जिसमें आपकी टॉपिक की अप्रोप्रिएट डिटेल दी होती है, बिल्कुल क्लियर A to Z डिटेल आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है अपने रीडर को, ठीक है। प्रॉपर कवरेज को शो किया होता है, अपने टॉपिक, एक टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको हम डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी कहते हैं। व्हाट इज़ स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी? स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी में आपकी यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग, आपकी लैंग्वेज आ जाती है, आप किस टाइप की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, ईजी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, अफेक्टिव सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की आप लैंग्वेज को इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी कहेंगे। व्हाट इज़ टेक्निकल एक्यूरेसी? अब टेक्निकल एक्यूरेसी क्या होती है कि ये जो एक्यूरेसी है ये क्रक्स है दोनों एक्यूरेसीज़ का, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि आपका जो है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपकी जो है फर्स्ट पे हमने जो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी को डिस्कस किया था, ये उसका मिक्सचर है, ठीक है। व्हाट इज़ क्लैरिटी? क्लैरिटी क्या है? आपके सेंटेंसेस अपनी राइटिंग में क्लैरिटी को चूज़ करना है, इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने हैं जो क्लियर शो हों रीडर को, उनको ईजिली आपका जो मकसद है या फिर आपका जो मीनिंग है बात का, वो जो है उनको क्लियर हो जाए, उनको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन क्लैरिटी के 3 यहाँ पे बताए हैं तो पॉइंट्स, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी, कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लैरिटी। स्ट्रक्चरल क्लैरिटी में आपका स्ट्रक्चर आ जाता है, जो आपने नंबर ऑफ़ लिस्ट बनाई होती है कि फ़र्स्ट पे ये टॉपिक्स सब हेडिंग्स बनाई होती हैं, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, आपने स्ट्रक्चर बनाया होता है अपनी राइटिंग का, ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चरल क्लैरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हाउ कैन यू प्रोमोट स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, आप किस तरह से प्रोमोट कर सकते हैं? तो वो आपका ये है कि आपने सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट डाला होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताई होती हैं, सॉल्यूशंस बताए होते हैं, ग्राफ्स को यूज़ किया होता है, टेबल्स को यूज़ किया होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर करती हैं आपकी राइटिंग को, और आप इस तरह से प्रोमोट कर सकते हैं स्ट्रक्चरल क्लैरिटी को। जब आपने टेबल ऑफ कंटेंट बताया होगा, आपका जो मीनिंग है, जो टॉपिक है, वो ऑलरेडी जो है वो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा रीडर को कि आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। आप ग्राफ्स को यूज़ करते हैं एज अ एग्जाम्पल कि आपकी जो मीनिंग है वो और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए आपके रीडर को। आप टेबल्स को इसी तरह से यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी? स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी मीन्स कि बाय आप यूज़ क्या करते हैं, सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज को। जब आप अपनी राइटिंग में सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी राइटिंग जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगी, ठीक है। आपका जो इनडायरेक्ट लैंग्वेज को आप जब यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को, जो रीडर है, वो समझ नहीं पाता आपकी लैंग्वेज को। अगर आपने डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज़ किया होगा, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया होगा, तो कोई भी पर्सन आपकी राइटिंग को जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होगा आपकी राइटिंग को, आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी? कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी होती है कि आपका जो थीम है, आपकी राइटिंग का थीम क्या है, उसको आपने क्लियर करना है। आपका जो आपका जो कंक्लूजन है, आप यहाँ स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन में आप जो कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी को यूज़ करते हैं अपने थीम को, कि आपने पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक मिक्सचर बनाया होता है कि मेरा जो टॉपिक का मकसद ये है, इसको, इसका मीनिंग ये है। आप कुछ ऐसे 4 से 5 सेंटेंसेस को चूज़ करते हैं जो आपका थीम होता है, वो बेसिकली आपका कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी होती है, जिसमें आपका क्या आ जाता है कि व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू राइट, हुज प्रीसीडेड वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर, व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। ये सारे सवाल आपके आ जाते हैं कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी में।
व्हाट इज़ कंसाइजनेस? कंसाइजनेस मीन्स कि आप अपनी राइटिंग में अपनी सेंटेंसेस को ब्रीफ लिखना है, अपने वर्ड्स को ब्रीफ लिखना है। आप जितना ब्रीफ लिखेंगे उतना आसानी होगी सेकंड पर्सन के लिए, आपके रीडर के लिए उसको समझने में। अगर आप इस तरह के फ़िज़ूल वर्ड्स को यूज़ करेंगे, आपके जो सेकंड पर्सन है, जो रीडर है, उसको आपका समझ में नहीं आएगा मीनिंग। जब आपने ब्रीफ सेंटेंसेस को और वर्ड्स को यूज़ किया होगा तो आपका जो पर्सन है, जो रीडर है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है आपकी राइटिंग को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाउ डू यू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर कंसाइज? आप किस तरह से बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को? तो वही बात कि आप फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करें। ठीक है, इस तरह के यूज़लेस वर्ड्स को कट कर दें, सेंटेंसेस को, सेक्शंस को अपने डॉक्यूमेंट से निकाल दें। ठीक है, आप इस तरह के फेमिलियर वर्ड्स को जब यूज़ करेंगे तो आपकी जो राइटिंग है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि आपने एक सेंटेंस को यूज़ किया, एक वर्ड को एक बार यूज़ किया, सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ में या सेकेंड या थर्ड लाइन में आपने उसी सेंटेंस का, उसी वर्ड का कोई फेमिलियर या सिमिलियर वर्ड को यूज़ किया, ताकि आपने जो आपका पर्सन है, जो रीडर है, उसको जो है वो डीपली या अच्छे तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को वो समझ सके। उसके बाद व्हाट इज़ कोहेरेंस? कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस का मतलब है कि आपने अपनी राइटिंग में जो है वो अपना मीनिंग जो है वो क्लियर लिखना है, कि आपका जो अंडरस्टैंड कर सके, आपका जो ऑडियंस है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि आपका इंफॉर्मेशन का, जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इजीली जो है वो आपकी राइटिंग से इस तरह की आपने डायरेक्ट, सिंपल, ग्रामर आपकी ठीक हो। ठीक है, उसमें आपने कोहेरेंस को यूज़ करना है। ठीक है, ताकि आपको इजीली जो है वो मतलब समझ में आ जाए, लॉजिकल राइटिंग लगे आपकी। ठीक है, पैराग्राफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज टू डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ। इसमें आप कोहेरेंट पैराग्राफ को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है इन्यूमरेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, एनालिसिस, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले इन्यूमरेशन है, उसको हम डिटेल में डिफ़ाइन मैं आपको करती हूँ कि इन्यूमरेशन मींस जो आपकी नंबर ऑफ़ लिस्ट हैं 1 2 3, आपने अरेंज किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है अपनी राइटिंग का, उसको हम इन्यूमरेशन कहते हैं। जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस आपने लाइन बाय लाइन सेट किए हैं, उसको हम इन्यूमरेशन कहते हैं। हम अब अपनी सब हेडिंग्स को भी इन्यूमरेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पलिफिकेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन का मतलब है कि आपने अपनी राइटिंग जो डेफिनेशन दी है, जो टॉपिक की इंट्रोडक्शन दी है, जो डिफ़ाइन किया है अपने टॉपिक का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसकी आपने एग्जांपल्स भी इसमें ऐड करनी है, ताकि आपका जो पर्सन है, जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो आपका इजीली जो डिफ़ाइन किया है आपने टॉपिक को, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो आपने अपनी जो राइटिंग है उसको किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, कि कोहेरेंस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप जब अपना राइटिंग में यूज़ करते हैं इन्यूमरेशन, नंबर ऑफ़ लिस्ट बना लेते हैं हर चीज़ की। उसके बाद सेकंड पे आप एग्जाम्पलिफिकेशन करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। तो आप थर्ड पे आप लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, एक एक ए चीज़ है, सेकंड पे बी चीज़ है, आप दोनों का डिफरेंस बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, हर चीज़ का डिफरेंस बताते हैं, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ईच एंड एवरीथिंग आप उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो वो आपका कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में आता है। ठीक है, लेसन नंबर 8 की तरफ आते हैं, दी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन 1। इसमें हम लोग 7 C's पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्लीटनेस है, क्रेडिबिलिटी है, कंसाइजनेस है। तो बारी बारी करके इसको डिस्कस करते हैं। 7 C's आपको यहाँ पे बताए हैं, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसीडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी, करेक्टनेस। ये सारे जो 7 C's हैं आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इससे क्या आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होती है। ये 7 C's जो हैं वो अपनी कम्युनिकेशन में आप यूज़ करते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले कंप्लीटनेस है, आपने ऐसे वर्ड्स को चूज़ करना है जो कंप्लीट होते हैं, जो प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते हैं। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जो कंप्लीट कर देते हैं आपके मीनिंग को। जो बात आप, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका मीनिंग जो है वो प्रॉपर वे में शो हो जाता है आपके रीडर को, आपके ऑडियंस को। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस है। बेनिफिट्स यही होंगे
कि आप अपनी राइटिंग में जब कंप्लीट वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपको इसमें जो कम्युनिकेशन है वो आपकी इफ़ेक्टिव लगती है, वो आपकी प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो जाता है, आपका पर्पस पूरा हो जाता है। ठीक है। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू सिक्योर कंप्लीटनेस इन योर राइटिंग। इसमें आपने क्या करना है, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, जवाब देना है हर सवाल का। गिव समथिंग एक्स्ट्रा ओनली व्हेन डिजायर्ड। तो प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, हर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे 5 Ws आपको डिस्कस किए गए हैं आपके साथ। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे जो Ws हैं आपके साथ डिस्कस किए गए कि इनके आंसर्स आपने देने हैं। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो राइट किया है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है सेकंड पर्सन को, आप पे बिलीव हो, आपका ट्रस्ट उस पर बन जाए, आपने इस तरह के फैक्ट और लॉजिकल राइटिंग की हो कि उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपके ऊपर बन जाए। कंसाइजनेस, आपने अपनी राइटिंग में ब्रीफ और शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करना है, ब्रीफ सेंटेंसेस को और ब्रीफ वर्ड्स को यूज़ करना है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो अफेक्टिव बन जाए। ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, आपने अननेसेसरी रेपिटेशन, बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना अपनी राइटिंग में। इससे आपकी राइटिंग जो है वो आपको जो है वो बुरी लग सकती है। लेसन नंबर 9 है द 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन 2। इनमें हम कंसीडरेशन पढ़ेंगे, कंक्रीटनेस पढ़ेंगे। कंसीडरेशन मीन्स कि आपकी जो हाउ समवन फील्स, आपने जो राइट किया है वो सेकंड पर्सन जो है, जो ऑडियंस है, वो क्या फील कर रहा है इसके बारे में, क्या थॉट उसके माइंड में आई है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। तो ये जो है वो हमारा ऑडियंस से रिलेटेड है। नॉट लूज योर टेम्पर, आपने अपना टेम्पर जो है वो, किसी भी टाइप की ऑडियंस हो सकती है, आपको ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए कि वो अच्छी पॉजिटिविटी वाली भी हो सकती है, नेगेटिविटी वाली भी हो सकती है। आपने अपना टेम्पर जो है वो लूज़ नहीं करना है। ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने ऑडियंस को, ये जानते हुए कि अगर वो नेगेटिव भी है तो उसका चेंज करना है एटीट्यूड। ठीक है। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी, आपने फोकस करना है अपने यू पे, ना कि आई और वी पे। एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्लीजेंट फैक्ट, एम्फसाइज आपका फोकस क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी पे। ठीक है। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस मीन्स कि आपने अपने ऐसे वर्ड्स को चूज़ करना है, ऐसे सेंटेंसेस को चूज़ करना है जो स्ट्रॉन्ग हों, आपकी राइटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है। उस तरह के वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। लेसन नंबर 11 की तरफ आते हैं, द 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बेसिकली आपको हर चैप्टर में 7 Cs 1 बाय 1 करके डिफ़ाइन किए गए हैं। ये 3 है। आउटलाइन इसमें क्या है, क्लैरिटी, डू एंड डोंट्स ऑफ क्लैरिटी, एग्जाम्पल चेकलिस्ट, कर्टसी, डू एंड डोंट्स, एग्जाम्पल चेकलिस्ट। तो क्लैरिटी मीन्स कि आपने एक्यूरेट और क्लियर वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अपनी राइटिंग में चूज़ करना है ताकि आपकी राइटिंग जो है, मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए ऑडियंस को। रिमेंबर क्या रखना है, चूज़ प्रीसाइज, कंक्रीट एंड फैमिलियर वर्ड्स। फैमिलियर वर्ड्स को चूज़ करना है, सिमिलर वर्ड्स को चूज़ करना है, प्रीसाइज कंक्रीट वर्ड्स को चूज़ करना है अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जब आप फैमिलियर वर्ड्स को चूज़ करते हैं तो आपका जो मीनिंग है वो और ज़्यादा डिफ़ाइन आपका समझ आता है, अंडरस्टैंड होता है आपके ऑडियंस को। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, आप किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब लेंथ आपकी है, उसमें यूनिटी है, कोहेरेंस है, एम्फसाइजेस है। लेंथ क्या है, आपने अपने सेंटेंसेस में, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी जो है वो पता होनी चाहिए। यूनिटी मीन्स कि आपने अपना एक सेंटेंस लिखा है, सेकंड जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है। आपका जो पूरा पैराग्राफ है, जो राइटिंग है, वो सब आपस में रिलेट कर रहे हैं, लिंक्ड हैं वो। ठीक है। आपने एक टॉपिक लिखा है, उसका आइडिया एक ही है, उसका पर्पस एक ही है, उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है। आपने यूनिटी को शो करना होता है। कोहेरेंस मीन्स कि आपने क्लियर वर्ड्स को चूज़ करना है, क्लियरली अंडरस्टैंड करना है,
करवाना है अपने ऑडियंस को। एम्फसाइज मीन्स कि आपने कौन से पार्ट पे, कौन से सेंटेंस पे एम्फसाइज़ किया है, कौन से पैराग्राफ पे एम्फसाइज़ किया है, आपने कौन से हाईलाइट किया है। एम्फसाइज मीन्स फोकस्ड किया है कौन से पार्ट पे, कौन से सेंटेंस पे। कर्टिसी, कर्टिसी मीन्स कि आपने अपने मैनर्स को शो करना है अपनी राइटिंग में, अपने ऐसे रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करना है जो आपके बुरे ना लगें ऑडियंस को, ठीक है। पॉजिटिविटी एटीट्यूड को शो करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करना है, ठीक है। इस तरह के रिस्पेक्टफुल वर्ड्स जैसे होते हैं, सेंटेंसेस जैसे होते हैं, उन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को चूज़ करना है अपनी राइटिंग में। लेसन नंबर 11 है द 7 C's अगेन। इसमें क्या है, करेक्टनेस है और रिव्यू ऑफ 7 C's है। तो करेक्टनेस में हमारी ग्रामर आ जाती है, पंक्चुएशन आ जाती है, स्पेलिंग आ जाती है। हमारी ग्रामर जो है कि वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, हमने कोई वर्ड जो है वो उल्टा सीधा नहीं लिखा होना चाहिए। पंक्चुएशन जो है वो हमारी मैटर करती है, हमारे स्पेलिंग भी मैटर करते हैं। हम एक वर्ड लिख रहे हैं, जो मीनिंग हम देना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हमने उन स्पेलिंग्स को जो है वो ठीक यूज़ करना है। फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग क्या होती है, जो हम लोग फॉर्मली लिखते हैं, उसमें हमारा बिल्कुल क्लियर A to Z हर चीज़ जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, जिसमें हमारी कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव होनी चाहिए। जो फॉर्मल राइटिंग हम लोग बिज़नेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम लोग बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं, हम अपने बॉस के साथ यूज़ करते हैं, उसको हम फॉर्मल राइटिंग कहते हैं, ठीक है। जो इनफॉर्मल राइटिंग है वो हमारी रिलैक्स्ड वे में की जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ अपने कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं। जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, अपने कुलीग्स के साथ कर सकते हैं, उसको हम इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे है वर्ड्स दैट कन्फ्यूज़। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एन, ए। अब ये दोनों जो वर्ड्स हैं आपको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, आपको समझ नहीं आती है आपने सेंटेंस में एन को यूज़ करना है या ए को यूज़ करना है। इसी तरह एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट है, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्रोनाउंस तो सेम किया जाता है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आती कि आपने कौन सी राइटिंग में किस वर्ड को किस कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे रिवीजन है, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसीडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टिसी, करेक्टनेस। तो कंप्लीटनेस में है कि आपने अपने वर्ड्स को कंप्लीटली यूज़ करना है, हर चीज़ जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, सेंटेंसेस प्रॉपर होने चाहिए। कंसाइजनेस मीन्स कि आपके जो सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं वो ब्रीफ होने चाहिए, जितने ब्रीफ आप लिखेंगे उतनी ही आपकी जो अंडरस्टैंड कर सकता है ऑडियंस इजीली। कंसीडरेशन मीन्स कि आपका जो फील है, जो आपने राइटिंग किया है, वो सेकंड पर्सन आपको क्या सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है, वो पॉजिटिव वे है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद कंक्रीटनेस, आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस होने चाहिए। क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स कि आपने क्लियर सेंटेंसेस और वर्ड्स को यूज़ करना है। कर्टिसी, मैनरेबल वर्ड्स को यूज़ करना है, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करना है। करेक्टनेस, करेक्ट सेंटेंसेस, ग्रामर आपकी करेक्ट हो, पंक्चुएशन आपकी करेक्ट हो, स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है अगेन। तो आज मैंने आपके साथ लेसन नंबर 6 टू लेसन नंबर 11 तक सारे लेसन्स को डिस्कस किया है। इसमें सेम वही बात थी कि 7 C's थे, हर चैप्टर में उन्हीं को डिस्कस किया गया था। ये लास्ट लेसन था जिसमें हम लोगों ने रिव्यू किया है 7 C's को। तो आई होप कि आपको सारी जो है वो वीडियो मेरी अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी, क्योंकि पर्पस हमारा यही होता है कि आपको समझ आए हर चीज़ इजीली, ठीक है। तो मैंने आपके साथ अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया है, डिफ़ाइन किया है आपको हर एक चीज़। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।